हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रेरणा शर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज अ टीचर वर्किंग हूं और आज हम अपनी इसी सीरीज़ में चाइल्ड साइकोलॉजी की सीरीज़ में अब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि पैडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज। लेकिन इसमें आज थोड़ा सा चेंज है, हम लोग आज बाइलिंगुअल पढ़ेंगे ताकि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दोनों को बेनिफिट हो सके। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स। ह्यूमन डेवलपमेंट को कितने डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ फिजिकल, कोग्नेटिव, इमोशनल एंड सोशल, इमोशनल, कोग्नेटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्नेटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, और फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्नेटिव एंड सोशल। इसी क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन है। मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अब इनमें से किस में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले है ह्यूमन का डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, पेट में क्या होता है, पहले बच्चा बनता है ना, क्योंकि बच्चे के हाथ पैर सब कुछ डेवलप होता है, बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। उसके बाद ही वो बाहर आकर सारी दुनिया में आकर फिर दुनिया की बातें सीखता है, उसको कैसे बोलना है, कैसे बैठना है। तो सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन का डेवलपमेंट। बच्चे जो जो एक्टिविटी सीख रहे हैं, जो भी कुछ जो स्कूल में जो उसका डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है। उसके बाद होता है इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद बच्चा इमोशनली अपनी माँ से अटैच होता है, उसको पता चलता है इमोशंस का। जैसे उसकी माँ से उसको दूर किया जाता है, बच्चा रोने लगता है तो उसके संवेग जाग जाते हैं। और उसके बाद होता है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा स्कूल में जाता है, वो और बच्चों के साथ सोशल होता है, उनके साथ बैठता है, उठता है, खेलता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बच्चे के जो ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 डोमेन्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 डोमेन कौन कौन से हैं। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है, यानी कि डेवलपमेंट किसका हिस्सा होता है। डेवलपमेंट पूरा जो होल और पूरा ह्यूमन डेवलप हो जाता है ना, पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाता है, तो उसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस चेक करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। और हिंदी में है हमारे पास शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास। बौद्धिक मतलब जब बच्चे की बुद्धि डेवलप होती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब बच्चे का इंटेलेक्ट डेवलप हो जाता है, उसकी बुद्धि इतनी डेवलप हो जाती है कि वो और लोगों की मदद करता है, और लोगों के काम आता है, तो ये डेवलपमेंट की ट्रू डेफिनेशन है। ठीक है, वो एजुकेट होके एजुकेशन प्राप्त करके दूसरों के काम आना, ये क्या हो गया, पूरा डेवलपमेंट की होल डेफिनेशन। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्धिक विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, द स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन। एक बच्चा है जिसका बिहेवियर दूसरे बच्चों के लिए आक्रामक है, यानी कि वो दूसरे बच्चों को पीटता रहता है, मारता रहता है और विद्यालय के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको नहीं मानता है। तो इस विद्यार्थी को किसमें सहायता की आवश्यकता है, किसमें सहायता की आवश्यकता है इसको। अगर कोई बच्चा किसी को पीट रहा है, बिना वजह मार रहा है, इसका मतलब उस बच्चे को घर में ऐसा माहौल या ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं जिसमें मारना ही हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसके घर में पेरेंट्स हैं, वो लड़ते रहते हैं आपस में, फादर मदर को पीटता है, या इन केस रिवर्स हो जाता है कि मदर एग्रेसिव है, वो फादर को मार देती है, तो उसको मारना ही हर एक चीज़ का सॉल्यूशन लगता है।
तो ऐसा बच्चा जो है वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, हर छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आने लगता है। तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस में इसका क्या है कि उसको कैसे किसकी हेल्प की ज़रूरत है। नंबर 1 है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, नहीं कॉग्निटिव तो दिमाग से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। साइकोमोटर, साइकोमोटर भी नहीं है, मनोज्ञात्मक भी नहीं है। नंबर 3 है अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक क्षेत्र, बच्चे की भावनाएं आहत होती हैं इसलिए वो मारता है बच्चे को, क्योंकि उसने सिर्फ सीखा ही यही है कि मारना ही हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अफेक्टिव डोमेन। ओके, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। इनमें से फाइन मोटर स्किल का क्या एक एग्जाम्पल है, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। फाइन मोटर स्किल होता है कि आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे फुदकना है, फुदकने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ी आपको। अकॉर्डिंग टू मी कूदने के लिए कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं होती है, ठीक है, दौड़ने के लिए भी नहीं है। आप एक बार इवन छोटे से छोटा बच्चा आप उसको बोलोगे बेटा दौड़ के मेरे पास आओ, वो भाग के आ जाता है। चढ़ने के लिए जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेड पे चढ़ना सीख जाते हैं, तो इसके लिए भी नहीं है। लिखने के लिए आपको जो है फाइन मोटर स्किल्स चाहिए, यानी कि बारीकी से आपके हाथ को उस टाइप से घूमना चाहिए, उंगलियों को उस हिसाब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म कौशल किसमें ज़रूरत पड़ती है, लिखने के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आई होप आप सबको समझ आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है आप सबको पता है। ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसके ऑप्शंस है हमारे पास में। नंबर 1 इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड नंबर 4 है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, तो इसका हमारे पास हो जाएगा, क्वांटिटेटिव होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं। क्वालिटेटिव होता है गुणात्मक यानी कि गुणों में, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके गुणों में सुधार होने लगता है, वह बड़ों की बातें मानता है, ठीक है। नंबर 3 है अनमेजरेबल यानी कि हम उसको एक एक्सटेंट तक माप नहीं सकते हैं, अनमेजरेबल। और नंबर 4 है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अब मात्रात्मक कैसे होता है, क्योंकि हम उसको नाप सकते हैं, ठीक है। नाप कैसे सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता है, उसकी हाइट गेन होती है, वेट गेन होता है, तो वो तो हमें एक मशीन के थ्रू भी हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। तो ये मात्रात्मक होता है, यानी कि हम लोग इसको माप सकते हैं, माप के देख सकते हैं कि बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हुई है नहीं है, ठीक है। और नंबर 2 पे है गुणात्मक, यानी कि बच्चों में जो भी हमें स्किल्स चाहिए वो डेवलप हो पाए हैं नहीं हो पाए हैं, तो ये हो जाएगा गुणात्मक। तो डेवलपमेंट क्या होती है हमारे पास, मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है। अगर ये दोनों जो हैं डेवलप हो जाते हैं हमारे पास में, तो हम क्या बोलेंगे कि बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट मीन्स, प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है, एनीवन नोज। चलिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। गतिक विकास प्रेरक विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत का आशय है। ऑप्शन चेक करते हैं। नंबर 1 विकास पैर से सर की ओर अभिमुख होता है। नंबर 2 यह बचपन में जैविकीय परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। नंबर 3 विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। नंबर 4 विकास सिर से पैर की ओर अभिमुख होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इट्स पेरिफ्री, यानी कि विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। जैसे बालक का विकास कैसे होता है, जब बच्चा छोटा होता है स्टार्टिंग में उसके सिर्फ धड़ का विकास होता है, ठीक है। पेट यानी कि बच्चे की जो मूवमेंट होती है पेट से लेकर
पेट से लेकर बाद में वो हाथ पैरों को मूव करने लगता है। स्टार्टिंग में जो उसकी डेवलपमेंट होती है पेट की होती है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बनती है, हाथ पैर ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो केंद्र से यानी कि आपके पेट का जो केंद्र है उससे अग्रसर होकर बाकी बाहर की तरफ फैलता है। ठीक है, तो ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो मतलब प्रॉक्स मतलब पास और डिस्टल मतलब दूर, यानी कि पास से दूर की तरफ विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये दो टर्म एग्जाम में पूछी जाती हैं और बार बार पूछी जाती हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल और सिफेलोकॉडल, यानी कि शिरापदाभिमुख और समीप दूराभिमुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। अब सिफेलोकॉडल में शिरापदाभिमुख में क्या होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। अब ये क्या होता है, सिर से पैर का विकास, यानी कि ऊपर से नीचे। एक आप याद रखोगे, पेट से बाकी बाहर की तरफ विकास होता है, बाहर के अंग जो है मूव करने लगते हैं। और एक होता है पहले बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पहले बच्चा क्या करेगा, छोटा बच्चा है वो सबसे पहले उसका अपने सिर पे कंट्रोल होता है। धीरे धीरे जब वो अपना सिर मूव करने लगता है तो वो बैठने लगता है, बार बार गर्दन मूव कर करके देखेगा। स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल 1 महीने का जो बच्चा होता है, बिल्कुल पैदा होता है, उसका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे ही रैंडमली वो हाथ पैर मारता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कि वो सिर के ऊपर अपना कंट्रोल करे, सिर के कंट्रोल से उसके बाद बाकी वो धीरे धीरे अपनी गर्दन मूव करेगा, फिर पैरों के ऊपर कंट्रोल बनाएगा, वो खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होना सीख के वो बाकी सारे मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे का सिर पे कंट्रोल होगा, उसके बाद जब बच्चा चलने लग जाता है तो उसका पैरों की तरफ, यानी सिर से पैर की तरफ। ठीक है, शिर मतलब सिर और पद मतलब पैर, सिर पदाभिमुख यानी कि सिर से पैर की ओर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफ्रीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने जो किया था कि सेंटर पार्ट से बाहर के अंगों की तरफ जो विकास होता है वो कैसा होता है, समीप दूराभिमुख। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। देखिए इंग्लिश में ये सेम टर्म आ गई है, अगर आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन हिंदी में आपका चेंज हो गया है। ऊपर वाले नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में था समीप दूराभिमुख, और अब यहाँ पे है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ठीक है, अगर हिंदी में है, हिंदी में आप सेम देखोगे प्रॉक्सिमो डिस्टल है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान अपनी अपनी अलग दर से विकास के क्रमों में आगे बढ़ता है। तो ये कैसे होती हैं, ठीक है, इसका जो ऑप्शंस चेक करते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल, सिफेलोकॉडल, नंबर 2 ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, नंबर 3 फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, और नंबर 4 सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। और हिंदी में भी हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत चालक विकार और परिष्कृत चालक विकास, और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकार, और शीर्षगामी अधोगामी। अब इसमें ऑप्शंस में आप लोग एक चीज़ समझिए कि जो डेवलपमेंट होती है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट होती है, मोटर मतलब कि आप लोग कोई भी काम करना सीख रहे हो, अपने हाथ से काम करना सीख रहे हो। सपोज करो छोटा बच्चा है, वो लिखना सीख रहा है, कोई भी मूवमेंट से जो भी काम होगा ना, वो उसका मोटर डेवलपमेंट होगा, यानी कि चालक डेवलपमेंट, चालक विकास। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ मूव करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, सपोज करो एक छोटा बच्चा है, वो लिखना सीख रहा है, सबसे पहले 3 साल का बच्चा है, उसको लिखने के लिए आप क्या दोगे, रैंडम एक पेंसिल दे दोगे और उसको बोलोगे कि बेटा इस पे कुछ भी कर तू। यानी कि बच्चे जो दीवारों पे लिख देते हैं, दीवारों पे ड्राइंग्स बना देते हैं, कुछ पेंसिल से गोले गोले बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले ग्रोस मोटर, यानी कि रैंडम मूवमेंट होते हैं बच्चों के। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चा 5 से 6 साल का हुआ, तो 6 साल के बच्चे का एडमिशन आजकल
बाल वाटिका में आजकल फर्स्ट क्लास में हो रहा है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही बच्चा 6 साल का हुआ तो उसको क्या हो गया, अब उसने ग्रोस मोटर मतलब रैंडम जो उसके एक्शंस थे उसने कुछ गोले गोले बनाए। तो जब वो 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में हुआ तो उसको हमने अल्फ़ाबेट्स बनाने सिखाए। क्या बनाने सिखाए? अल्फ़ाबेट्स। यानी कि उसका ग्रोस मोटर से फाइन मोटर, यानी कि जो आपके रैंडम मूवमेंट्स हैं, ऐसे ही आप लोग कुछ कुछ कर रहे हो, उससे बिल्कुल फाइन एकदम प्रोफेशनल चीज़ों में आप घुस रहे हो, ठीक है। यानी कि आप बच्चा गोले बना रहे हो, गोले बना के वो क्या बनाना सीख गया, OABCD, यानी कि बच्चे का ग्रोस मोटर से फाइन मोटर की तरफ डेवलपमेंट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2, अपरिष्कृत, यानी कि बच्चे ने पहले वो चीज़ सीखी नहीं है और उसके बाद वो परिष्कृत हो गया है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट इस हिसाब से होता है बच्चों का मोटर डेवलपमेंट, यानी कि चालक विकास। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसको हमने मैच करना है। तो सबसे पहले है प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड। प्रोक्सिमो क्या होता है, पेट से बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सबसे पहले प्रोक्सिमो डिस्टल को मैच करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड, यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ए जो मैच हो जाएगा वो 4 के साथ। ऑप्शन में ए 4 के साथ किस में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सिफेलोकॉर्डल, सिरापदाभिमुख, यानी कि सिर से पद की ओर, सिर से पैरों की ओर। ये हो जाएगा आपका सिर से पैर का क्रम। ये बी का 2 से मैच हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए ऑप्शन ये 4 ये सामने हो जाएगा। और इंडिविजुअल डिफरेंट क्या होता है कि डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट ए डिफरेंट रेंज, यानी कि अलग अलग बच्चे अलग अलग दर से आगे बढ़ते हैं, अलग अलग दर से उनका डेवलपमेंट होता है, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं ये। तो ये हो जाएगा 1। और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं किसी अकेले बच्चे में विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती हैं। ओके तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो क्या करेंगे, वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है और उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। कि अगर कोई बच्चा, सपोज करो एक बच्चा है वो लिख नहीं पा रहा है, तो क्या उसके पढ़ने पे असर पड़ेगा उसका, हाँ पड़ेगा। क्योंकि सपोज करो अगर मैंने बोर्ड पे कुछ लिख दिया, अब बच्चा लिख नहीं पा रहा है लेकिन वो पढ़ अच्छा लेता है, बच्चा पढ़ अच्छा लेता है, पढ़ाई में तेज़ है लेकिन लिखता अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, वो ढंग से बोर्ड से कुछ उतार ही नहीं पाएगा। अब उसकी कॉपी में कुछ नहीं होगा तो वो पढ़ पाएगा अच्छे से, नहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत्य संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। और गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत्य संबंधित है। अब एक चीज़ सपोज करके देखो कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास, मान लो कोई बच्चा हो गया है 10th में और उसकी हाइट ग्रो करी है 6 के बच्चे के समान, ठीक है। अब क्या होगा, उसके ऊपर पीयर प्रेशर होगा, आस पड़ोस के लोग भी उसको चिढ़ाएंगे कि अरे तुम्हारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। बच्चे के ऊपर पड़ेगा मेंटल प्रेशर पढ़ने से क्या होगा, बच्चा आ जाएगा टेंशन में। अब टेंशन में रहेगा तो बच्चा अच्छे से जो स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उन पर ध्यान नहीं दे पाएगा तो उसकी पढ़ाई इफेक्ट होगी तो ढंग से वो पढ़ नहीं पाया तो आगे जाके उस एजुकेशन को वो अपने फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बच्चे के विकास में कोई एक पक्ष अगर कमज़ोर रह जाता है तो वो सारे पक्षों को जो है अंतर संबंधित होता है, उस पर
इफेक्ट डालता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, द प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज और प्री नेटल स्टेज। यानी कि विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से और प्रसवपूर्ण अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में जो विकास होता है वो हमारे जो मदर्स होती हैं उनके पेट में ही स्टार्ट हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ से इतना बड़ा जो है छोटे से ओवम से पूरा बेबी बन जाता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो भ्रूण के विकास से यानी कि पेट में ही स्टार्ट हो जाता है, प्रसवपूर्ण अवस्था में ही। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपना समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, यानी कि किस एज में होते हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, शायद कल या परसों की क्लास में किया था। तो ऑप्शन चेक करते हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब देखो अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिया होता है। हमने कल जो बुक करी थी उसके अकॉर्डिंग था कि एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये है कि बच्चे बिकम एक्टिव मेंबर कब होते हैं? किसी बुक में दिया होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में, और किसी बुक में दिया होता है किशोरावस्था में। अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? इनमें से कौन सा कथन सबसे सही है? संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना और बुद्धि लाभदांक में अकस्मात वृद्धि। ये क्या होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू अडोलेसेंस? अडोलेसेंस क्या होता है? किशोर, यानी कि जो 12-13 साल से आगे के जो बच्चे होते हैं, 17 तक के जो बच्चे होते हैं, वो सारे अडोलेसेंस उसमें किशोर एज ग्रुप में आते हैं। तो इनमें क्या होता है, क्या सही होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ इमोशनल अपहीवल। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव और आत्मसिद्धि के भाव। अब जो एडोलेसेंस होता है ना, जो किशोर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी के जो हम लोग जो लक्षण देखते हैं ना, वो होता है एंग्जाइटी यानी कि चिंता, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, हमें क्या है। यानी इस एज में बच्चे इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत चिंता करते हैं कि हम जीवन में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं अपने आप को। तो इसका आंसर ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोर डैश से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप चलते हैं। एडोलेसेंस कन्फर्म to peer pressure to fulfill their needs related to number 1 है belongingness, number 2 safety, number 3 self actualization, number 4 self efficacy। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में अपनेपन के लिए। ठीक है, यानी कि belongingness, यानी कि इसके जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो दबाव में रहते, वो अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा कौन अपना है कौन दूसरा है, ये चीज़ें उनको नहीं समझ आती हैं। ठीक है, मोस्ट स्ट्रेसफुल पीरियड होता है ये किसी भी एडोलेसेंस का, किसी भी किशोर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फील्स अंडर लेटर चाइल्डहुड, यानी कि बाद का जो चाइल्डहुड का पीरियड होता है वो कौन से में आता है? जो 6 से 11 साल के बच्चे होते हैं ना, वो आते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था शुरू हो जाती है। तो बाद वाला जो पीरियड है ये 6 से 11 साल के बच्चों का होता है, जो चाइल्डहुड का है, बाल्यावस्था का पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, शैशव काल की अवधि क्या है? शैशव काल, शैशव मतलब जब बच्चा शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, जन्म से 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो शैशवावस्था में आते हैं जब बच्चा शिशु होता है। ओके,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, यानी कि धीरे धीरे जब व्यक्ति जो है वो वयस्क बनने लगता है, तो ये कब आती है? किशोरावस्था के बाद। क्योंकि हमारी अवस्थाएं भी तो ऐसी हैं, सबसे पहले बाल्यावस्था, सबसे पहले शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद ये वयस्क बन जाते हैं। ठीक है, तो ये किशोरावस्था के बाद में आपका क्या क्या होता है? वयस्कता। ठीक है, यानी कि एडोलेसेंस, जो हमारा एडल्टहुड आता है वो कि किशोर के बाद आता है, किशोरावस्था के बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए गाइस, आज के हमने इस सीरीज़ के टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कल इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। एंड कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप लोग मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। और गाइस, आज की जो क्लास है मैं अभी जो है इसको ख़त्म करने जा रही हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगे, तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।